सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। सभी को नमस्कार, आत्मवंदन। शिक्षक दिवस की बधाइयों के साथ सत्र शुरू करते हैं। रॉ, द लॉ ऑफ वन, यानी एक का कानून, एक का ज्ञान या एक के तरीके। दोस्तों, रॉ मटेरियल में दी गई जानकारी, सूचनाएं को मानना ना मानना आपकी फ्री विल है। ये रॉ मटेरियल पूरी तरह से फ्री है। इस रॉ मटेरियल को किसी भी भाषा में ट्रांसलेट करके हम दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल करने पर आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। चलिए सत्र की तरफ। हम पढ़ रहे थे सत्र 50, जो कि मई 6, 1981 में हुआ था, जिसका भाग 2। कल हमने पढ़ा था, जो हमारा आखिरी प्रश्न था, वो हमने पढ़ा था कि कैसे नेगेटिव इकाइयां अपना काम करती हैं। जब इनको पता चलता है कि हम में ताकत है, महसूस होती है कि हम ताकतवर हैं, तो ये कुछ एलाइट्स बनाते हैं जो कि नेगेटिव की तरफ जाने वाले लोग होते हैं। एलाइट्स यानी ऊंचे पदों पर उनको आसीन किया जाता है, और फिर वो लोग और नीचे वालों को और उनके ऊपर अपना हुक्म चलाते हैं। फिर धीरे धीरे उनके अनेक शिष्य बनते हैं और उन शिष्यों के मन में एक बीज बोया जाता है कि आप स्पेशल हैं, आप अलग हैं, और वो धीरे धीरे मानने लगते हैं कि यही हमारा लीडर है, यही हमारी नैया पार करेगा, यानी ये नहीं तो हमारी उन्नति होगी। चलिए अगले सवाल पर डॉन पूछते हैं। धन्यवाद। क्या आप इस विचार को विस्तार से समझा सकते हैं, जो इस प्रकार है, यानी कि भौतिक रूप से जन्म लेने के दौरान एक इकाई को एक झुकाव बनाने या अन्य व्यक्तियों के साथ प्रेम से बर्ताव करने की आवश्यकता होती है, परंतु ऐसा उस समय क्यों संभव नहीं है जब वो दो जन्मों के बीच की स्थिति में होता है, जब वो जानता है कि उसे क्या करना है, लेकिन उसे एक जन्म लेना पड़ता है, सब भुलाना पड़ता है, वो यादें जो सचेत रूप से उसके पास होती हैं, जिसमें वो जानता है कि उसे क्या करना है, और वो उसी तरह का कर्म करे जिसकी वो आशा रखता हो। कृपया इस बारे में विस्तार से बताएं। यानी यहाँ पे डॉन पूछना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को तो पता ही है कि झुकाव बनाना तो निश्चिंत है, और जन्म से पहले ही पता होता है ना उसको, तो उसे क्यों भूलना पड़ता है, ये डॉन पूछ रहे हैं। रॉ बोलते हैं, आइए हम उस इंसान का उदाहरण देते हैं जो अपने हाथों में पोकर के सारे पत्तों को देख सकता है। पोकर यहाँ पे ताश के पत्तों का एक गेम, एक खेल के बारे में बताया जाता है, और वो खेल भी जानता है। तो इस तरह उसके लिए जुआ भी तो बच्चों का खेल होगा, क्योंकि इसमें कोई जोखिम नहीं होगा। उसे उसके भी पत्तों के बारे में पता होगा जो उसके साथ खेल रहा है। उसे सारी संभावनाएं पता होंगी, और वो पत्ते होंगे वो भी सही से खेले जाएंगे, लेकिन उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी, यानी उसे कोई मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि उसको तो सब पता है, अपने पत्तों के बारे में भी और दूसरों के पत्तों के बारे में भी। समय स्थान में और असली रंग की हरी घनत्वता में हाथों के सारे पत्ते आंखों के सामने खुले हुए होते हैं,
विचार, भावनाएं, मुश्किलें, इन सभी को देखा जा सकता है। ना कोई छल होता है और ना ही छल करने की कोई इच्छा होती है। इस प्रकार सद्भावना में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन इससे मन, शरीर, आत्मा को ज्यादा ज्यादा अनुभव नहीं मिलता और झुकाव भी कम होता है। यहाँ ये कहने की कोशिश की जा रही है कि 4 डायमेंशन में, यानी हरी घनत्वता में, सारे पत्ते खुल जाते हैं। सब लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तो प्रेम और प्यार तो होता है आपस में, लेकिन अनुभव उतना नहीं मिल पाता। सबसे ज्यादा अनुभव 3rd डायमेंशन में ही होता है, क्योंकि यहाँ चॉइस है। आगे बढ़ते हैं। आइए हम इसकी जांच फिर से अलग तरह से करते हैं। आप इसे एक सबसे लंबे पोकर गेम की तरह इतना बढ़ाकर देखिए जितनी आप कल्पना कर सकते हैं, जैसे कि पूरी जिंदगी चलने वाला खेल। ये पत्ते हैं प्रेम, नापसंदी, कमियां, दुख, आनंद इत्यादि। इन पत्तों को बांटा जाता है, फिर से बांटा जाता है और लगातार बांटा जाता है। आप इस खेल को जन्म से शुरू करते हैं। हम दोबारा बोलते हैं, आप जन्म से इसे शुरू करते हैं ताकि आप अपने खुद के पत्तों को जान सके। हो सकता है आप अपने अंदर प्रेम ढूंढ सके। हो सकता है आप अपने आनंद, अपनी कमियां इत्यादि को संतुलित करना शुरू कर दें। हालांकि आपका दूसरों के पत्तों को जानने का एक बार तरीका उनकी आंखों में देखना है, यानी दोबारा जन्म लेंगे, दोबारा पत्ते खेलेंगे। आगे हो सकता है आपको अपने पत्ते, दूसरों के पत्ते और शायद इस खेल के नियम भी याद नहीं रहे। ये खेल केवल वे ही जीत सकते हैं जो प्रेम के पिघलते प्रभाव में अपने पत्ते खो देते हैं। केवल उन लोगों द्वारा जीता जा सकता है जो अपने आनंद, अपनी कमियां, अपना सब कुछ मेज पर रखते हैं और कहते हैं, आप सभी खिलाड़ी, हर दूसरी इकाई, आपके पत्ते जैसे भी हैं, मैं आपसे प्यार करता हूँ। यानी आप लोग जिस तरह से भी खेल रहे हो, जो भी तंत्र लगा रहे हैं, मैं फिर भी आप सबसे प्यार करता हूँ। और खेल तो वही जीतेगा जो हमेशा प्रेम में रहता है। ये खेल है जानना, स्वीकार करना, क्षमा करना, संतुलन करना और प्रेम में खुद को खोलना, यानी दूसरों को समझना। इसे भूले बिना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे मन, शरीर, आत्मा संपूर्ण स्वयं के जीवन में पीछे का कोई भार, बोझ नहीं रहता है। क्योंकि डॉन ने पूछा था कि उसे भूलना क्यों पड़ता है, तो यहाँ राम बोल रहे हैं, अगर नहीं भूलेंगे तो हम उसमें मजा आएगा ही नहीं खेल खेलने में, और भूलना पड़ेगा, नहीं तो पिछले जन्म का जो भी भार लेकर आए हैं उससे हम खेल नहीं पाएंगे, हमें हमेशा पिछला याद आता जाएगा। डॉन आगे बोलते हैं, धन्यवाद। जैसे कि किसी छवि दृश्य को देखकर निरंतर ध्यान लगाना होता है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि कैसे कोई माहिर बिना किसी बाहरी क्रिया के अपनी चेतना में झुकाव पैदा करेगा? यानी सिर्फ ध्यान में रहकर ही कैसे वो झुकाव पैदा करेगा? रा बोलते हैं, ये कोई सरल प्रश्न नहीं है, क्योंकि माहिर वो है जो हरे रंग की किरण से आगे निकल जाता है, जो कि कटाई युग होने का संकेत है। माहिर केवल अपनी कटाई के लिए बुद्धिमान ऊर्जा का उपयोग नहीं करता है, बल्कि वो दोनों बुद्धिमान ऊर्जा और अनंत बुद्धिमानिता का उपयोग करता है, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरे ग्रह को कटाई युग बनाने और उसकी चेतना को परिवर्तित करने का होता है। या ये कहा जा रहा है कि मेडिटेशन में एडवांस लेवल पे आने पर लोग हार्ट चक्र से भी आगे निकल जाते हैं, पीनियल एक्टिवेट कर लेते हैं और हार्वेस्ट के लिए लाइक हो जाते हैं। पर वो सिर्फ अपने लिए नहीं करते, वो इस बुद्धिमान ऊर्जा और अनंत बुद्धिमानिता का उपयोग दूसरों को जगाने के लिए भी करते हैं, दूसरों को भी योग बनाते हैं ताकि वो भी कटाई के लिए तैयार हो जाए। इस कार्य को करने का तरीका आपके भीतर ही है। पहली कुंजी है मौन और दूसरी विचारों की एकता, यानी सिंगलनेस। इस प्रकार एक विजुअलाइजेशन द्वारा आप अपने भीतर की आंख, यानी कि आपकी तीसरी आंख पर कई मिनटों तक स्थिर रह सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, जैसा कि आप समय को नापते हैं। ऐसा करने से माहिर अपनी विचारों की एकता को बढ़ाता है। विचार की इस एकता का उपयोग तब पॉजिटिव माहिर एक समूह में विजुअलाइजेशन करके करते हैं, ताकि पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाया जा सके
और नकारात्मक माहिर इसका प्रयोग अपनी व्यक्तिगत ताकत को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो राय यहाँ बोलते हैं कि इसकी दो ही कुंजी है। पहला है साइलेंट हो जाओ और दूसरा है अपने थॉट में सिंगलनेस लाना, यानी किसी भी अनुभव को दोनों तरफ से देखना, सीधे तरफ से भी उल्टे तरफ से भी, दोनों पहलू को भी, अच्छा बुरा दोनों तरफ से देखना। और थर्ड आई पर हम फोकस करते हैं तो हमारे यूनिटी इन थॉट्स, विचारों की एकता को बढ़ाते हैं। जहां पॉजिटिव माहिर समूह की ऊर्जा बढ़ाने में इसका उपयोग करते हैं, वही नेगेटिव माहिर खुद की ऊर्जा बढ़ाने में इसका उपयोग करते हैं। आगे डॉन पूछते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे कोई माहिर एक चित्र दृश्य पर कई मिनटों तक ध्यान लगाने में सक्षम होता है, तो उसके बाद वो ऐसा क्या करता है जिससे ग्रह की चेतना प्रभावित होती है या वो अपने पॉजिटिव झुकाव को बढ़ा पाता है? मैं अभी भी इस बारे में पूरी तरह से नहीं समझ पाया। रॉ बोलते हैं, जब पॉजिटिव माहिर अनंत बुद्धिमत्ता को अपने भीतर छूता है तो वो सबसे शक्तिशाली कनेक्शन होता है, क्योंकि ये कनेक्शन इकाई की बुद्धिमानिता का रचयिता की अनंत बुद्धिमानिता के साथ होता है। यानी रचयिता की फील्ड से कनेक्शन हो जाता है और रचयिता के गुण भी समझ में आने लगते हैं। ये कनेक्शन असली हरे रंग को इस समय स्थान में सक्षम बनाता है और आपके समय स्थान में मैनिफेस्ट कराता है, यानी जो भी थॉट है वो मैनिफेस्ट होता है, वो पूरा होता है, क्योंकि क्रिएटर की इंटेलिजेंस ही आ जाती है। हरे किरण में विचार असलियत में बदल जाते हैं, यानी अगर हार्ट चक्र खुला हो तभी ये होता है। लेकिन आपके माया जाल में आमतौर पर ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ध्यान बीच में छोड़ देते हैं, प्रॉपरली करते नहीं है, कंटिन्यूटी लाते नहीं है। इसलिए रॉ ने यहाँ कहा है कि माया जाल में आमतौर पर ऐसा नहीं हो पाता है। माहिर तब रचयिता के प्रेम और रोशनी के लिए जीवित चैनल बन जाते हैं और इस चमक को सीधे ग्रह के ऊर्जा के जाल से नेक्सी में चैनल करने में सक्षम होते हैं। ये रिचुअल हमेशा ग्राउंडिंग के द्वारा उस ऊर्जा की सराहना करके और धन्यवाद देकर उस ऊर्जा को पूरे ग्रह में भेजकर समाप्त किया जाता है। दोस्तों, ग्राउंडिंग यहाँ कब होती है? जब हम बिना चप्पल पहने नंगे पांव धरती पर चलते हैं तो ऊर्जा नीचे की तरफ जाती है, तो उस ऊर्जा का धन्यवाद करना चाहिए और उसकी सराहना करनी चाहिए। वही ऊर्जा पूरे ग्रह में फैलती है। यहाँ लॉग स्क्वायर भी हो सकता है कि अगर 1% भी पॉजिटिव हो जाए और सब एक ही दिशा में सोचे तो पूरे ग्रह पर प्रभाव पड़ेगा। डॉन बोलते हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें हाल ही में ध्यान में प्रशिक्षित किया गया है, जो बहुत कम अवधि में गहरे ध्यान के बाद कुछ दिनों या उससे अधिक समय में धातु पर दूर से प्रभाव डालकर उसे मोड़ने में सक्षम होते हैं। ये मेरी समझ है कि ऐसा करते समय उन्होंने अपने सिर पर पिरामिड के आकार का तार पहन रखा है। मुझे कुछ साल पहले एक ध्यान के क्षेत्र में आमंत्रित किया गया था, लेकिन मैं वहां नहीं जा सका। क्या आप इस प्रक्रिया पर टिप्पणी कर सकते हैं और यदि ये कुछ महत्वपूर्ण हासिल कर पा रहे हैं या नहीं? दोस्तों, हमने सुना है बहुत लोग ध्यान में, गहरी ध्यान अवस्था में आने के बाद लगातार अगर किसी वस्तु को देखते हैं, मान लीजिए एक चम्मच को देखते हैं, तो वो मुड़ जाता है, पिघलने लगता है। उसी के बारे में यहाँ पे डॉन बोल रहे हैं। तो रॉक बोलते हैं, नहीं, कृपया इस कार्य पर एक और पूर्ण सवाल पूछे। रॉक कोई टिप्पणी नहीं देते, क्योंकि वो इसलिए टिप्पणी नहीं देते क्योंकि उनके अनुसार ध्यान करने के अलग अलग मेथड्स हैं, तो वो कुछ भी नहीं बोलेंगे इस विषय में। डॉन आगे बोलते हैं, क्या आप मुझे शरीर के ऊर्जा क्षेत्रों के बारे में अधिक जानकारी दे सकते हैं, जो कि दाएं और बाएं मस्तिष्क से संबंधित है, और ये यदि किसी तरह पिरामिड आकार से संबंधित है जहां तक ऊर्जा को केंद्रित करने की बात है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस सवाल को पूछने के लिए कैसे वाक्य बनाऊं या इसे किस तरह पूछूं, इसलिए मैंने पिछला सवाल पूछा था। तो डॉन ही बोल रहे हैं कि जिस तरह से लेफ्ट और राइट ब्रेन की एनर्जी है, उसी तरह पिरामिड में भी एनर्जी प्रवाह होती है। तो क्या दोनों में कुछ संबंध है? जॉ बोलते हैं, आपकी तरह हम भी इस जवाब देने में थोड़े खो गए। हम कह सकते हैं कि पिरामिड के आकार केवल उस तरह से काम करते हैं जो ऊर्जाओं के प्रभाव पर फोकस करता है, जो इकाई द्वारा इस्तेमाल की जाती है ताकि वो इकाई इन प्रवाह के प्रति जागरूक हो सके।
हम आगे ये कहना चाहते हैं कि ऊर्जा के प्रभाव को केंद्रित करने के लिए आपके दिमाग, भौतिक दिमाग के आकार का विशेष रूप से कोई महत्व नहीं है। कृपया यदि आप कर सके तो सवाल को खास तौर पर अच्छे से पूछें कि आप किस तरह की जानकारी चाहते हैं। तो राय बोल रहे हैं कि ब्रेन एनर्जी और पिरामिड एनर्जी में कोई संबंध नहीं, उसी का कुछ लेना देना नहीं। हाँ, पिरामिड जरूर ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, संग्रह करके प्रभावित करते हैं, और उसका कार्य कुछ अलग ही था जिसलिए बनाए गए थे। वो हीलिंग के लिए बनाए गए थे, टीचिंग के लिए बनाए गए थे। डॉन पूछते हैं, हम में से प्रत्येक व्यक्ति ध्यान में सिर के अलग अलग हिस्सों में ऊर्जा का अनुभव करता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या है और इसका क्या मतलब है, और हम जिन अलग अलग स्थानों को महसूस करते हैं उसका क्या मतलब है? तो दोस्तों, कई बार हमारे दिमाग में कुछ टिंगलिंग इफेक्ट, झंझनाहट होती है, उन्हीं सब के बारे में डॉन पूछ रहे हैं। रॉक उत्तर देते हैं, यदि आपको इन अनुभवों का अध्ययन करना है तो पिरामिड को भूलना ही आपके लिए मददगार होगा, यानी कि कुछ समय के लिए पिरामिड को आप भूल जाइए। ऊर्जा के प्रभाव को उन ऊर्जा केंद्रों द्वारा महसूस किया जाता है जिसकी आवश्यकता होती है, यानी जहां जरूरत होती है ऊर्जा वहीं जाती है, और जो सक्रिय होने के लिए तैयार होते हैं। इस प्रकार जो लोग वॉयलेट रे स्तर पर उत्तेजना महसूस करते हैं वे ठीक वैसा ही प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि वो वॉयलेट किरण का अनुभव करते हैं। जो माथे में भौहें के बीच महसूस कर रहे हैं वो इंडिगो किरण का अनुभव कर रहे हैं, और ऐसे ही आगे की किरण के लिए भी होता है। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो वॉयलेट लो के स्तर पर उत्तेजना होती है, यानी कि पीनियल ग्लैंड एक्टिव, क्राउन चक्र में बीमिंग का एहसास होता है, यानी सर के अंदर लगातार ऊर्जा आ रही है सेंसिटिव एरिया से, मतलब संतुलन बन रहा है, ऐसा ऐसा इसका असर बताते हैं राम। और वो कहते हैं मेडिटेशन में कंटिन्यूटी में रहें, धन्यवाद कहें इस अनुभव को और आगे बढ़े। और फिर यहाँ पे जो इंडिगो किरण के अनुभव के बारे में बोला जा रहा है वो है कि पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो रहा है, उसको उसको लिए अनुभव को, स्माइल करे, आगे बढ़े। आगे वो बोलते हैं, वो लोग जिन्हें झुंझुनी और छवि दृश्य का अनुभव होता है उनके जो ऊर्जा केंद्र सक्रिय होने वाले होते हैं उनमें रुकावट होती है, और इस प्रकार विद्युत शरीर उस ऊर्जा को फैलाता है और इसका प्रभाव बिखर जाता है। तो यहाँ एक नेगेटिव साइन भी बता रहे हैं कि अगर झुंझुनी और छवि दृश्य का अनुभव हो रहा है तो कुछ ब्लॉकेज है, तो कुछ इकाइयां फ्री फ्लो में नहीं जाते हैं, अपने को बांध के रखते हैं, रोक के रखते हैं, तो ब्लॉकेज होते हैं। इसलिए हमेशा फ्री फ्लो होने दें। और अलग अलग ऊर्जा केंद्र में ऊर्जा का असर, अलग अलग प्रभाव अलग अलग होता है, इसलिए कंटिन्यू मेडिटेशन करना चाहिए। कभी कोई आपको चित्र दिख रहा है तो उसको ड्रॉ करके रख लें, कुछ मैसेज आ रहा है तो उसको लिख के रख लें ताकि बाद में उसको समझा जा सके। आगे बढ़ते हैं, वो जो वास्तव में ईमानदारी से इस ऊर्जा का अनुरोध नहीं करते हैं और फिर भी उसे महसूस कर सकते हैं, यदि वो इकाई अलौकिक यानी साइकिक रूप से अपनी रक्षा करने में अच्छी तरह प्रशिक्षित नहीं होते हैं। जो लोग उन संवेदनाओं और सक्रियता और बदलाव का अनुभव नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो अवचेतन सबकॉन्शियस स्तर पर ही क्यों ना हो, वो अपनी रक्षा और किसी की तरह के बदलाव के खिलाफ कवच युक्त आर्म्ड होने की क्षमताओं के कारण कुछ भी अनुभव नहीं करते। तो ऐसा है कि कुछ लोग घबरा जाते हैं, तो वो एबिलिटी जो वो ले सकते हैं जैसे रिमोट व्यूइंग या कुछ दृश्य को देखना, मैसेज को लेना, वो उसका अनुरोध ही नहीं करते हैं। वो अपने आसपास एक कवच जैसा बना लेते हैं, और हो सकता है ये सब बचपन के डर के कारण हो। जब ये डर हट जाएगा तो उनको सारे अनुभव हो सकते हैं, वो सारे अनुभव ले सकते हैं। डॉन आगे बोलते हैं, अभी मुझे एक साथ दो तरह का एहसास हो रहा है। क्या एक बार में दो तरह का एहसास होना सामान्य है? तो क्या बोलते हैं, माहिर के लिए सबसे सामान्य ये सारी बातें हैं, यानी कि एक से ज्यादा अनुभव या एहसास हो सकता है। अब आगे बताते रहा, इंडिगो किरण में उत्तेजना, उस महान प्रवेश द्वार को हीलिंग में सक्रिय करना, जादुई कार्य, प्रार्थनापूर्ण ध्यान और उनके अस्तित्व में एक चमक का होना, और वॉयलेट किरण की उत्तेजना जो कि रचयिता की ओर से आध्यात्मिक ज्ञान देना और लेना है, जो कि रचयिता से रचिता तक होने लगता है। तो यहाँ राव बोल रहे हैं, हाँ, एक से ज्यादा एहसास हो सकता है, और वो कुछ साइन भी बताते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हम माहिर हैं कि नहीं है, या माहिर को पहचानने।
पीनियल ग्लैंड में फड़फड़ाहट या सुई जैसी चीजों का चुभना, पीनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन होना, और जादुई कार्य जैसे हवा में उड़ जाना या रिमोट व्यूइंग से कुछ दूसरे के किसी के घर के अंदर की कोई चीज को पहचानना या कुछ ढूंढना, और मेडिटेशन में रचयिता के साथ ही रहना। वो कुछ और अनुभव नहीं चाहते, वो लोग बस हमेशा मेडिटेशन में बैठते हैं, तो बस हम रचयिता के साथ मेडिटेशन में जुड़ना चाहते हैं। और इनके ऑरा में एक चमक होती है, व्यक्तित्व में एक चमक होती है। जो लोग उनके आसपास रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनको उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। और वॉयलेट किरण की उत्तेजना का मतलब ये है कि सर से बीमिंग हो रही है, तो डायरेक्टली रचिता से आ रही है, और जो रचिता है वो ज्ञान देना चाहते हैं और आपका ज्ञान लेना चाहते हैं, क्योंकि रचिता को तो हमारे अनुभव चाहिए। तो यही वो बताना चाह रहे हैं। आगे राव बोलते हैं, ये एक इच्छा करने योग्य व्यवस्था है, यानी आपकी इच्छा ज्ञान लेने की है कि नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। डॉन पूछते हैं, क्या ऐसा कुछ है जो हम कार्ला को अधिक आरामदायक बनाने या संपर्क में सुधार करने के लिए कर सकते हैं? तो रा बोलते हैं, आप कर्तव्यनिष्ठ हैं और आपने सभी वस्तुओं को सावधानी से रखा है। इस बात का ख्याल रखना अच्छा होगा कि कार्ला की गर्दन इसके सहारे या टेक के ऊपर सावधानी से रखा हो। हम आपको एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में छोड़ रहे हैं, इसलिए एक अनंत रचयिता की शक्ति और शांति में आनंदित होते हुए आगे बढ़े। आदि मेरे दोस्तों, आज ये सत्र यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार के वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.